हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुजय पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 42 लेकर आए हैं, जिसमें कुल 30 प्रश्न को रखा गया है। ठीक है। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से विषयों से रखा गया है। ठीक है। और ये सारे जो हैं वो आरबी, एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रुप डी के पीवाईक्यू लाए गए हैं। ठीक है। तो सारे क्या है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप इसको बनाइए ज़रूर, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। और चलिए, तो हम लोग अपने अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आप पहले हमसे पहले बनाने की प्रयास कीजिए। ठीक है। आप पहले बनाइए, उसके बाद फिर आंसर देखिए। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या करा है कि पृथ्वी की सतह से mkg के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी। पृथ्वी पर अगर पृथ्वी की त्रिज्या अगर r है। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बगल में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन है, और इसको से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और इसको सॉल्यूशन को आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन आपको बगल में दिख जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है। अगला प्रश्न करा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए ऑप्शन ए से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और गलत कथन को चुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा, वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो ये बात सही है कि ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है वस्तु का भार। ठीक है। आगे करा बी नंबर कि वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। तो नहीं। तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कि ध्रुवों पर भार उसका क्या होता है, तो अधिकतम होता है। ठीक है। और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। तो ये सही है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है। तो ये भी सही है। अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वायु दाब कम हो जाएगा तो भार भी उसका कम हो जाएगा। ठीक है। तो हमको चुनना क्या था, तो गलत कथन को चुना था। तो गलत कथन कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जगह गलत कथन ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो एफ बराबर हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग को बनाना है। चलिए हम लोग बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए। तो अगर मान ले कि सामान्य दूरी क्या है, तो एफ वन बराबर हम लोग मान लेते हैं। तो एफ वन बराबर मानते हैं हम लोग क्या, तो एफ वन बराबर होता है कि जी इंटू एम वन इंटू एम टू बटे डी स्क्वायर। ठीक है। क्या हो जाएगा, तो डी स्क्वायर। ठीक है। तो डी यहाँ क्या है, दूरी है। ठीक है। और अब बदलने के बाद लिखे कि एफ टू बराबर तो जी जो का त्यों है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी समान दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए। ठीक है। तो 6 गुना अधिक हो जाए तो द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। एम वन इंटू एम टू बटे आर स्क्वायर। तक कितना गुना हो रहा है, 6 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ क्या था, डी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 डी, 6 डी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो एफ टू बराबर क्या हो जाएगा, जी इंटू एम वन इंटू एम टू बटे 36 डी स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो 36 डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि इसको हम लोग देखिए अगर बैठाते हैं, तो एफ टू बराबर, तब ये 36 जो है उसको 1/36 हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और बगल में लिख देंगे जी इंटू एम वन इंटू एम टू बटे डी स्क्वायर। ठीक है। 1/36 को आगे कर दिए। और यहाँ देखिए कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है एफ वन बराबर क्या है, जी इंटू एम वन इंटू एम टू बटे डी स्क्वायर। सेम टू सेम है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एफ टू बराबर 1/36, 1/36। और ये इसके जगह पर ये लिख सकते हैं एफ वन, तो एफ वन यहाँ लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/36 गुना क्या हो जाएगा,
तो 1/36 गुना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही, सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। कौन सा बल है जो हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। तो ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य रिक्त स्थान पर निर्भर नहीं कर होता। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य रिक्त स्थान पर निर्भर नहीं होता है। किस पर निर्भर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के जी का स्थिरांक। ऑप्शन नंबर बी नीचे गिरने वाले वस्तु का द्रव्यमान एम पर, या सी कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या आर पर, या डी कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान एम पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान पर क्या हो रहा है, तो नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, 6 नंबर क्वेश्चन। दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9 F है, तो इन दोनों निकायों के बीच दूरी क्या होगी। ठीक है, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/6 F है, तो इन दोनों निकायों के बीच दूरी क्या होगी, हम लोग को दूरी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं F बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बटे डी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आप चेंज कर दें, तो चेंज करने के बाद क्या होगा से देखिए। तो क्या हो जाएगा, तो एफ का मान हम लोग को दिया है, तो 1/9। ठीक है, क्या दिया है, 1/9 एफ। तो 1/9 हम लोग लिख दिए, बराबर में जी जो कहते हो। ठीक है, M1 के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो M1 जो कहते हो, M2 जो कहते हो, बट्टा में डी के निकायों के बीच दूरी क्या होगी, हम लोग को दूरी ही निकालना है। ठीक है, तो दूरी क्या आता है, डी। तो यहाँ पर मान लेंगे डी का, यहाँ इसको D1 स्क्वायर मानते हैं, यहाँ D2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दूरी हम लोग को निकालना है, तो इसलिए D1 और D2 इसको कर दिए। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसी को देख ले तो समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, दोनों में हम लोग भागा देंगे। सबसे पहले चलिए भागा देकर देखते हैं तो क्या होता है। तो पहला लिखते हैं एफ बराबर जी इंटू M1 इंटू बटे D1 स्क्वायर बट्टा में F/9 बराबर जी इंटू M1 M2 बटे D2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब यह देखिए, तो ये जी से M1 M2 कट जाएगा, यहाँ जी से यहाँ M1 M2 कट जाएगा। ठीक है, दोनों कट गया। अब क्या बचा से देखिए, तो यहाँ बचा F बट्टा में F/9 बराबर कर दीजिए। ठीक है, 1/D1 स्क्वायर बट्टे 1/D2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को आगे बनाते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा 1/1 इंटू 9/F। ठीक है, अब ऐसे क्यों किया, तो ये जो पलट गया, तो ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, उलट जाएगा। ठीक है, उलट गया, बराबर कर देंगे, फिर वही कर देंगे 1/D1 स्क्वायर गुना में, अब ऊपर आएगा तो क्या जाएगा, उलट जाएगा, तो D2 का स्क्वायर बटे 1। ठीक है, इतना हो गया, और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 9F/F, या तो फिर यहाँ डायरेक्ट काट दीजिए, एफ से एफ कट जाएगा, तो बचेगा इधर क्या, तो सिर्फ 9 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 9 बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए D1 D2 स्क्वायर बटे D1 स्क्वायर। ठीक है,
अगर इसी को देखिए D1 इसको तो ऐसे, जब ऐसे हो गया, इसी को तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको सीधा कर लेते हैं, D2 बटे D1 का होल स्क्वायर तो कर सकते हैं इसे, क्योंकि दोनों स्क्वायर में है, और बट्टा में 9। ठीक है, ये स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इधर जगह नहीं है तो इधर ही उल्टा ही चलते हैं हम लोग। तो क्या करा कि D2 बटे D1 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9, तो 3 क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब इसी को अगर गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, तो D1 इधर चल जाएगा, तो D2 बराबर 3D1। ठीक है, D2 बराबर 3D1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा। पूछ कर रहा था कि बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह 3 गुनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जगह 3 गुनी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और समझ जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करा कि तो ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकता है। तो ये क्या है, तो ये सही है। ठीक है, क्या कहता है, तो ग्रहों को जो है उनके वायुमंडल से अलग होने से रोकता है, कौन चीज, तो गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के ही कारण बंधा हुआ रहता है उसका वायुमंडल ग्रहों का। ऑप्शन नंबर बी कह रहा कि यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक ये नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि घूर्णन से इसे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ दो पिंडों के बीच आकर्षण बल होता है। ठीक है, इसलिए घूर्णन से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि तारों को आपस में जोड़े रखता है। तो हाँ, तारों को आपस में जोड़े रहता है। ठीक है, डी कह रहा है चंद्रमा को उसकी कक्षा में स्थित होना। तो हाँ, उसकी कक्षा में स्थित है किसके कारण, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, लेकिन घूर्णन का कारण ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसको कुछ कह रहा था, तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, तो सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा किसी किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो उसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी का मान अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है, जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग को जी का मान ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और इसको बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं क्या क्या दिया हुआ है वो सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, तो क्या क्या दिया होता है, सबसे पहले दिया कि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। तो प्रारंभिक वेग मतलब हमको यू कमान दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को यू कमान दिया हुआ है। ठीक है, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसको बाद क्या करा है कि इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो उच्चतम बिंदु, जब वो उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तो वहाँ जो गेंद होगा वो रुक जाएगा, तो वहाँ उसका चाल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो भी का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जी का मान ऑलरेडी हम लोग को दिया है कि जी का मान क्या दिया हुआ है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। हम लोग को समय का मान निकालना है, तो टी बराबर हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसको देखकर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा गति के प्रथम समीकरण से। प्रथम गति का प्रथम समीकरण आप लोग को पता होगा कि v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण क्या हो जाएगा, तो v बराबर u प्लस जी टी। तो चलिए बैठाते हैं। तो v का मान कितना दिया, तो 0 बराबर u का मान कितना दिया, तो 25 प्लस जी का मान कितना 10 और टी का मान कितना दिया है, टी हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर और 25 प्लस टी। ठीक है, 25 इधर प्लस में, इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो माइनस में, तो माइनस 25 बराबर 10 टी। ठीक है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, -25/10। ठीक है, -25/10। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको पॉइंट में कर देते हैं, तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड में। लेकिन यहाँ अगर माइनस है, ठीक है, तो यहाँ माइनस इस पर नहीं बैठेगा। ठीक है, माइनस इस पर नहीं बैठता। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, माइनस इस पर नहीं बैठेगा। ठीक है, समय माइनस में नहीं होता, इसलिए ये प्लस में कहा, तो 2.5 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है।
इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? अपघटन है, ऑक्सीकरण भी है, हाइड्रोलिसिस भी है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही लगा। गुरुत्वाकर्षण इसका जो है वो रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन नंबर ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। गलत कथन को चुनना है, इसमें कौन सा गलत है इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर नहीं करता है। तो ये बात क्या है? तो ये सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये सही है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पिंड के रूप, आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो ये भी सही है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण कहाँ? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक है, तो अगला क्या कर रहा है? गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। तो ये भी सही है कि विषुवत रेखा पर कम होता है। भूमध्य रेखा उसी को विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला क्या कर रहा है कि डी नंबर, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासीय भार उसके वास्तविक भार से कम हो जाता है। तो अगर ऊपर की ओर जा रही हो तो उसके आभासीय भार से कम नहीं, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यही हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है? तो अधिक हो जाता है। तो कौन सा गलत होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बस क्या करा? अगला प्रश्न करा है कि यदि x का pH मान 9 है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कि x का pH मान 9 है। ठीक है, और तो y का pH मान 2 है। y का pH मान 2 है। z का pH मान 6 है। तो z का pH मान कितना है? तो 6 है। और a का pH मान 13 है। तो a का pH मान कितना है? तो 13 है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है? मतलब कौन में मजबूत एसिड है और कौन में मजबूत बेस है, मैंने क्षार है। इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो आप सबसे पहले देखिए कि कौन सा, तो क्या होगा सबसे पहले। क्या देखिए क्या करा है? तो 9 है, तो 9 है तो ये 7 से अधिक है, इसलिए क्षार है। ठीक है, क्या क्षार है? वाई 2 है, 2 है तो मतलब 7 से कम, मतलब क्या होता है? अम्ल है। ठीक है, जेड कह रहा है 6 है, तो 6 है तो क्या हो जाएगा? तो ये भी, क्योंकि 7 से कम है। ठीक है, ये 13 है तो 13 क्या हो जाएगा? तो ये क्षार हो जाएगा, क्योंकि 7 से अधिक है। अब पूछ रहा है कि प्रबल, जो इसमें कह रहा है कि किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है। मतलब मजबूत एसिड, मतलब सबसे कम किसका है? तो वाई का। तो वाई सबसे कम है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा? तो सबसे मजबूत अम्ल है। ठीक है, मतलब एसिड है। और सबसे ज़्यादा किसका है? तो ए का। तो इसलिए सबसे मजबूत बेस कौन हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो वाई और ए, वाई और ए कहाँ सर है? वाई और ए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जगह, वाई और ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही होगा? वाई और ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न करा कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह रिक्त स्थान का लवण होता है। अगर किसी पीएच मान 0 है, ठीक है, 0 है तो किसका वो लवण है, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सशक्त एसिड और कमजोर बेस। ठीक है, बी कह रहा है कमजोर एसिड और सशक्त बेस, सी कह रहा है सशक्त एसिड और सशक्त बेस, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कमजोर एसिड और कमजोर बेस। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सशक्त एसिड और कमजोर बेस। ठीक है, मतलब अधिक एसिड और कम क्षारीय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है? अगला पास करा है कि बिलियन ए का पीएच मान 6 है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, लिखने में आसानी पड़ता है बताने में। तो कह रहा है कि ए का पीएच कितना होता है? 6 है। बिलियन बी का पीएच मान 8 है। बिलियन बी का कितना है? 8 है। बिलियन सी का पीएच मान 2 है। सी का कितना? 2 है। तो किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो हाइड्रोजन आयन, ठीक है, मतलब ये छोटा सी सांद्रता सबसे अधिक इसमें होगी। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा वो उसी का
क्या होगा, तो H प्लस आयन सबसे अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो 7 से सबसे कम कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी जो है ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा जिसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, 14 नंबर कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है, इसका पीएच मान होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि लाल लिटमस को, ठीक है, लाल को नीला में, ठीक है, तो लाल को जो नीला में कर दे रहा है, तो इसका ये क्या होगा, ये चार्ज होगा, वो लाल को नीला में परिवर्तित कर देता है। लेकिन अगर कह दे कि नीला को लाल में, नीला को अगर लाल में कह दे, तो ये हो जाएगा अम्ल। ठीक है, अम्ल। नीला को लाल में कौन करेगा, तो अम्ल करेगा। ठीक है, और लाल को नीला में कौन करेगा, तो क्षार करेगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि इसका पीएच मान क्या होगा, तो यहाँ देखिए 7 से कम है तो ये अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है अम्लीय नहीं है, ये क्या है, तो क्षार है। तो हमको क्या है, तो क्षार है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या करने क्या हो जाएगा, रंग लाल से नीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बस क्या करा, 15 नंबर का रहा, पीएच स्केल किसकी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पी का क्या अर्थ है। पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसका पी का क्या अर्थ है। तो थोड़ा देर पहले ही हमने बताया था कि पी का अर्थ क्या होता है, तो पी का अर्थ होता है पोन्टेज। क्या होता है, तो पोन्टेज होता है, पी होता है पोन। ठीक है, पोन्टेज इसका पोन्टेज इसका अर्थ होगा। इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो शक्ति। ठीक है, शक्ति। पोन्टेज होता है, इसका जर्मन में अर्थ क्या होता है, तो शक्ति होता है। ठीक है, तो चलिए इसी को मिलाइए, कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कर रहा है पावर मतलब शक्ति। तो पोन्टेज पावर नहीं हो जाएगा, ठीक है, पोन्टेज होगा। ठीक है, पी का अर्थ पावर नहीं होगा, पोन्टेज होगा। लेकिन इसको बारे में क्या बोला कि जर्मनी में इसको शक्ति कहा जाता है, जर्मनी भाषा में। ठीक है, तो बी का अर्थ क्या होता है, पोन्टेज, जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति पावर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जर्मन में क्या होता है, तो शक्ति होता है इसका अर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बस क्या करा, 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो ये तो सही है। ठीक है, रक्त का पीएच मान 4.7 होता है। ठीक है, तो रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान 7.5 होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 नहीं, केवल 7 होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो केवल 7, इसलिए गलती सही नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही नहीं है। ठीक है, और सिरके का 2.2 ये सही है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए वही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पूछा गया था कौन सा सही नहीं है। चलिए अगला चाहते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करा कि नींबू का रस, बी शुद्ध जल, सी करा रक्त, और डिटर्जेंट करा। तो इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग पीएच मान से देखते हैं। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो ये होगा नींबू के रस का पीएच मान 2.2। ठीक है, नींबू का रस का कितना होता है, 2.2। शुद्ध जल का विचरा है कि 7 होता है। ठीक है, रक्त का कितना होता है, तो रक्त का 7.4। और डिटर्जेंट का क्या होता है, हो जाएगा 7.5 से 10.5 तक। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो क्षारीय होता है ये भी। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि न्यूनतम पीएच मान किसका होगा, तो न्यूनतम किसका है, तो नींबू के रस का पीएच मान न्यूनतम है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, 18 नंबर पास करा कि रिक्त स्थान का पीएच पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। तो मैंने पीएच के कागज से पता नहीं लगा सकता, किसका पीएच जो है वो कि पीएच कागज से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो स्याही, तो पानी, जूस, या ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर आप लोग को पता है, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठोस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता सर्वाधिक है? तो किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता सर्वाधिक है? अगर हाइड्रोजन आयन पूछ रहा है तो मैंने एच परमाणु पूछ रहा है। ठीक है, तो एच वाला सबसे अधिक किस्म का जिसका पीएच मान सबसे कम होगा, पीएच मान सबसे कम होगा। ठीक है, तो सबसे पीएच मान कम कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जगह। ठीक है, सबसे कम पीएच मान किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा? 20 नंबर। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करा डीपी पैमाना, बी करा ओएच पैमाना, सी करा पीएच पैमाना, या डी करा हाइड्रोजन पैमाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापने का पैमाना क्या है? तो पीएच पैमाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पीएच पैमाना इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पीएच पैमाना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? तो 21 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? ठीक है, रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? वर्टिब्रेट। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ वर्टिब्रेट। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करा है कीवी, स्पॉन्जर्स, स्टार मछली, या फिर थ्रेड वर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कीवी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कीवी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही जगह कीवी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न करा है कि रिक्त स्थान वर्ग के प्राणी का रक्त गर्म होता है। तो कौन प्राणी है जिसका रक्त गर्म होता है? ठीक है, तो सरीसृप का तो नहीं होता है, मत्स्य का भी नहीं होता है, उभयचर का भी नहीं होता है, तो पता किसका है? तो पक्षी का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडा नहीं देता है? तो ये सभी को पता है कि कौन सा प्राणी है, तो वो है कोयल। ठीक है, कोयल जो है अपना अंडा घोंसला, सॉरी, जो कोयल जो है वो आमतौर पर घोंसला में अंडा नहीं देता है। ठीक है, अपने घोंसले में अंडा नहीं देता है, वो दूसरों के घोंसले में अंडा जाकर देता है कोयल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो वापस क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो निम्नलिखित में से कौन है जो स्तनपायी है जो अंडा देती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करा है खरगोश, कंगारू, बत्तख, प्लेटिपस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही जगह प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस एक अंडा देने वाला स्तनपायी है जिसे पक्षियों एवं स्तनपाइयों के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है। पक्षियों एवं स्तनपायी के बीच की संयोजी कड़ी इसको माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्तन ग्रंथियों की पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? तो स्तन ग्रंथि भी पाया जाता है जो कि स्तनपाइयों का प्रमुख लक्षण है। जबकि अंडे देने वाले जीव पक्षी सरीसृप वर्ग और के अंतर्गत आते हैं। मैंने पक्षी भी चौकीस में, तो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं जो अंडा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये अंडा देती है, लेकिन इसमें स्तनपायी जीव है। ठीक है, प्लेटिपस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा? अगला पास करा कि स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या होता है? गलत कथन को चुनना है। तो पहला से का ऑप्शन नंबर ये देखते हैं कि सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं। तो हाँ, ये तो बात है कि समानता जो स्तनधारी होते हैं उनके बाल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए इसमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती है। तो हाँ, ये भी बात सही है कि स्तन पाई में स्तन ग्रंथि मौजूद होता है जिसके कारण वो बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्तन पाई में 3 कोष्ठक नहीं 4 कोष्ठक होता है। ठीक है, स्तन पाई में क्या होता है? तो 4 कोष्ठक होता है, 3 कोष्ठक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं। तो ये सही है कि कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं। जो पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखे थे कौन? प्लेटिपस। ठीक है, क्या होता है? प्लेटिपस जो होता है अंडा देती है, लेकिन वो क्या है? स्तनधारी भी है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा।
ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, स्तनपायी जो जीव होते हैं उसमें 4 कोष्ठीय हृदय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला बस क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियस उदाहरण है इसका, तो मार्सुपियस का उदाहरण है, तो कौन सा है इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंगारू। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए कंगारू। ठीक है, तो कंगारू जो होता है शिशुधानी, जिसको कहा जाए मार्सुपियस जो लिखा हुआ है, इसी को हिंदी में कहा जाता है शिशुधानी। ठीक है, शिशुधानी जिसमें बच्चा रखा जाता है। ठीक है, तो किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कंगारू में। ठीक है, किसमें पाया जाता है, कंगारू में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला बस क्या करा, अगला बस करा है 27 नंबर, कि एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं, एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है। तो कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं, वो कापी, आइबेक्स, ड्रोमडेरी या एल्क। तो इसका क्या क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्रोम डेरी। क्या कहा जाता है, तो ड्रोम डेरी, एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं, तो ड्रोम डेरी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो ड्रोम डेरी कहा जाता है। ऊँट को क्या कहा जाता है, तो रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, यह बात याद रखिएगा, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ठीक है, अच्छे, कौन सा ऊँट होता है जिसका 2 कुबड़ होता है, दो दो कुबड़ वाले को कहते हैं, तो 2 कुबड़ वाले ऊँट को कहते हैं बै, बैक्ट्रियन। क्या होता है, बैक्ट्रियन, बैक्ट्रियन। ठीक है, 2 कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहता है, तो बैक्ट्रियन। ठीक है, क्या कहता है, तो बैक्ट्रियन कहा जाता है 2 कुबड़ वाले ऊँट को। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला बस क्या करा, 28 नंबर करा, सील मछली द्वारा किए गए, सॉरी, किए नहीं, सील मछली द्वारा जो आवाज़ निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो सील मछली द्वारा जो आवाज़ निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा वार्क। सील मछली जो आवाज़ निकालती है उसको क्या कहते हैं, तो वार्क कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए ग्राउल, ग्राउल जो हो गया, ये किसका आवाज़ के नाम है, तो ग्राउल जो है भालू द्वारा निकाला गया आवाज़ है। ठीक है, किसका द्वारा, तो भालू द्वारा, भालू द्वारा निकाला गया आवाज़ को क्या कहता है, ग्राउल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो अगला क्या 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 कह रहा है, कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर कह रहा है अफ्रीकी हाथी, बी कह रहा है नर दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ब्लू व्हेल या नर हैमर डेड शार्क। तो ये इसका सबको आंसर पता होता है कि इसका क्या हो जाएगा, तो ब्लू व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल जो है ये सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है, तो ब्लू व्हेल है। तो अगला क्वेश्चन क्या चाहते हैं, तो अगला क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट प्रश्न है, कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। तो डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, इसके बारे में बताना। तो डॉल्फिन के समूह को क्या कहता है, गैंग, पॉड, कॉलोनी या अस्लुथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉड। ठीक है, डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको कितना रैंक आया ये हम लोग को जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करिए कि आपको आपने कितना सही किया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।